नमस्कार साथियों, जीवन जीने की कला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने हर वीडियो में हम जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते आ रहे हैं। आज हम नारी जीवन के पहलू पर विचार करेंगे। इसे हम एक एकांकी के माध्यम से समझेंगे। एकांकी का नाम है रीढ़ की हड्डी और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। तो चलिए शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी। उमा एक सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप उमा जी के पिता हैं। प्रेमा उमा की माँ। शंकर वह युवक है जो उमा को देखने के लिए आता है विवाह के लिए। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता। रतन रामस्वरूप का नौकर। एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज़ आवाज़ में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या। बिछा दो साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है। रतन तख्त बिछाता है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुँह फुलाई पड़ी है। रामस्वरूप क्या हुआ। प्रेमा तुम ही ने कहा था ना कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा और लड़का। रामस्वरूप बाप शेर तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ाता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। रतन बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज़ में। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर जाकर, अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद नहीं, टांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप हाँ, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप तो आपके कोर्स ख़त्म होने में अब तो साल भर रहा होगा। शंकर जी हाँ, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप साल 2 साल। हाँ जी, एक आध साल मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद अच्छा, तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस समझ कर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद यह सब क्या तकल्लुफ़ करते हैं। रामस्वरूप हाँ, तकल्लुफ़ किस बात की, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ। शंकर कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते थे कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी।
गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह टैक्स ऐसा है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढप हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह दूसरी बात है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिलाई पुराई कर लें बस। रामस्वरूप, हाँ। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उनका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखाई पड़ता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सकपकाकर, जी वह पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाक गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आँखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्तों वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। गोपाल प्रसाद, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रुकी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी?
जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा ससा चुप हो जाती है। साथियों, देखा आपने? आपको क्या लगता है उमा ने जो किया क्या वो सही था? अगर हम लेखक की दृष्टि से देखें या सामाजिक दृष्टि से, तो उमा ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी सही था। क्यों? क्योंकि उमा एक शिक्षित लड़की है और शिक्षा प्राप्त करना कोई अपराध नहीं, कोई गुनाह नहीं जिसके लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। और दूसरी बात, उमा को अपनी मान मर्यादा का बिल्कुल भी ख्याल है, जो कि शंकर को नहीं। चरित्र के मामले में भी उमा चरित्रवान है, तो भला किस आधार पर वो चुप रहती और क्यों झूठ का जहर पीती? इसलिए आज के ज़माने में सोच बदलने की आवश्यकता है। जब नारी पुरुषों की तरह उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, शरीर को जिस प्रकार से व्यवस्थित रखने में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, उसी प्रकार हर इंसान के लिए उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा का प्रतिनिधि है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी यानी हर इंसान को अपना मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा बनानी पड़ती है, जो कि शंकर में बिल्कुल नहीं थी। इसलिए उमा को ये कतई पसंद नहीं था कि उसका होने वाला पति मान सम्मान के बिना रहे। तो कहानी के माध्यम से हमने देखा, एकांकी के माध्यम से कितने सुंदर ढंग से लेखक ने एक समस्या को उजागर किया और उसका समाधान हम सभी को मिलकर ढूंढना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।